मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में सबसे पहले बात बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 14 या 15 मार्च को हो सकता है। दिल्ली में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है और यह कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरण में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही रणभेरी बजने की तैयारी है। अशरफ काज़मी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। अशरफ, तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है, क्या जानकारी? बिल्कुल पुरी, देखिए चुनाव आयोग इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है। हर राज्य में जाकर वो चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले इस हफ्ते तक या अगले हफ्ते तक ये जो उनका जायजा लेने का देश भर में कार्यक्रम चल रहा है हर राज्य में जाने का, वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद 14 या 15 मार्च के आसपास वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सबको बुलाएंगे और बाकायदा उसमें बताया जाएगा कि चुनाव कब होगा। और क्योंकि चुनाव जो है 40 दिन का समय रहता है, तो उससे पहले उम्मीद यही की जा रही है कि 14-15 मार्च के आसपास करेंगे और फिर अप्रैल मई में ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया होगी और 7 चरण के आसपास ये हो सकते हैं। जैसे 2019 लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसी तरह से ये चरणबद्ध तरीके से लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे पिछली बार हुआ था वैसा ही हो सकता है। इधर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में नाम तय हो गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में संभावित नाम तय कर दिए गए हैं और इन संभावित नामों की बात कर लें तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल को प्रत्याशी पार्टी बना सकती है। बिलासपुर से टी.एस. सिंहदेव का नाम है। बस्तर से दीपक बैज और कोरबा से ज्योत्सना महंत को रिपीट किया जा सकता है। और दुर्ग से ताम्रध्वज साहू जो पहले भी यहां से सांसद चुने जा चुके हैं, उनको यहां से फिर से टिकट मिल सकता है। रायपुर से विकास उपाध्याय का नाम है और जांजगीर चांपा से शिव जहरिया का नाम चल रहा है। ममता हमारी संवाददाता लाइव हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। ममता, बड़े बड़े नाम चल रहे हैं, हालांकि इनमें से कुछ नाम ऐसे जो खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं कर चुके हैं, कि कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पार्टी उनको टिकट देने के मूड में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जब पहली बार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो इस बैठक में ये कहा गया था, तंज के लहजे से भी कहा गया था कि जितने भी पूर्व मंत्री हैं उनको चुनाव लड़ाया जाए। चूंकि ये भी एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं कि जो है वो हारे नहीं है बल्कि उनको हराया गया है, तो लोकसभा में क्यों ना जो है एक बार जो आजमाइश की जाए। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर लगातार चर्चा होती रही कि ये कहा गया कि हारे हुओं को नहीं दिया जाएगा, जो जीते हैं उन्हें भी नहीं दिया जाएगा, नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन इस बीच अब जब दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें शिव डहरिया का नाम आ रहा है। ताम्रध्वज साहू जो है उनका नाम पक्का माना जा रहा है। भूपेश बघेल जो पहले मना कर चुके थे, उन्होंने कहा था कि भाई मैं चुनाव लड़ने से बेहतर है कि पूरे प्रदेश भर में घूमना पसंद करूंगा, कार्यकर्ताओं के बीच में चुनाव की तैयारियां करना पसंद करूंगा। लेकिन अब अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल जो है उनको राजनांदगांव से उतारने पर सहमति बनी है। टी.एस. सिंहदेव पहले भी मना कर चुके, उनका कहना था कि स्वास्थ्य घर में पारिवारिक कारणों से, स्वास्थ्यगत कारणों से वो जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अब उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। विकास उपाध्याय को बृजमोहन अग्रवाल जब लोकसभा के लिए उतारा गया तो उनके अगेंस्ट जो है वो उतारने की तैयारी कर ली गई है। ये कहा जा रहा है शिव डहरिया हालांकि जांजगीर चांपा से तैयारी कर रहे थे। तो अब जो कांग्रेस जो इलेक्शन कमेटी है उसकी बस बैठक होने वाली है और उसके बाद नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन फॉर्मूले पर फॉर्मूला जो है वो लगातार कांग्रेस बदल रही है और कई ऐसे लीडर्स हैं, चाहे टी.एस. सिंहदेव की बात करें, चाहे और भी जो लोग हैं, कई जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी अब पार्टी हाईकमान के आदेश का पालन उनको करना पड़ेगा। कवासी लखमा भी जो है वो दिल्ली पहुंचे थे। ये कहा जा रहा है कि कवासी लखमा के जो बेटे हैं हरीश लखमा को वो चाहते हैं कि बस्तर से टिकट दी जाए। दीपक बैज जो है उन्होंने मना कर चुके थे, लेकिन दीपक जी बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात इंदौर सीट की कर लेते हैं, जिस पर सस्पेंस अब बढ़ चुका है। ये वो सीट है, उन 5 सीटों में से एक सीट है जिस पर प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित नहीं किए हैं और यहीं पर प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो हैं उन्होंने इंदौर से महिला उम्मीदवार को टिकट मिलने के संकेत दे दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने शंकर लालवानी का टिकट कटने की बात भी कह डाली और यह भी कहा कि इंदौर से महिला को मौका मिलेगा। सुनवाते हैं आपको।
महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिलाओं को दे रहा है। ऐसी उड़ती उड़ते खबर मिली, पता नहीं मेरी कि कोई महिला सांसद होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि न्यूज 18 ने इसे लेकर पहले ही खबर दिखा दी थी कि इंदौर से बीजेपी किसी महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार बना सकती है और दो नाम यहां से चल रहे हैं। एक नाम दिव्या गुप्ता का नाम चल रहा है और इसके अलावा माला सिंह ठाकुर का भी नाम आगे चल रहा है। इन दोनों में से किसी एक को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है, ऐसी बात सामने आ रही है। हमने ये भी बताया था कि जिन 5 सीटों पर बीजेपी टिकट का ऐलान अभी करने वाली है, उनमें से 2 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को टिकट भी दिया जा सकता है। इंदौर से दिव्या गुप्ता और माला सिंह ठाकुर का नाम भी चल रहा है। मिथिलेश हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, किसकी दावेदारी मजबूत, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का बयान बहुत सारी बातें बता रहा है, इशारे कर रहा है। देखिए, जब से इंदौर की सीट होल्ड की गई थी और इंदौर सहित जब से 5 सीट होल्ड की गई थी तो ये चर्चा थी कि उज्जैन, धार और इंदौर में महिला कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। खासतौर पर इंदौर को लेकर चर्चा चल रही थी कि इस बार, क्योंकि ये सेफ सीट माना जाता है। अगर इंदौर की बात की जाए तो 1988 में पहली बार चुनाव लड़ी थी, लोकसभा स्पीकर रही हैं सुमित्रा महाजन और 8 बार इंदौर से सांसद रही हैं। उसके बाद 2019 में मौका मिलता है सांसद शंकर लालवानी को, और इस बार शंकर लालवानी की जो पहली लिस्ट थी उसमें नाम नहीं था। उसके बाद से यह माना जा रहा था कि इस बार महिला उम्मीदवार को इंदौर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इन 2 नामों पर चर्चा चल रही है, एक डॉक्टर दिव्या गुप्ता है और दूसरा माला सिंह ठाकुर। लेकिन डॉक्टर दिव्या जो गुप्ता है उनका नाम रेस में आगे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वो संगठन से जुड़ी हुई है और बहुत लंबे अरसे से संघ और संगठन तमाम अलग अलग जहां उन्होंने काम किया है। तो दिव्या गुप्ता पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रेस में आगे निकल सकती है, लेकिन उनके साथ माला सिंह ठाकुर का नाम भी चल रहा है। इसके अलावा 1-2 नाम और है। पिछले 1-2 दिन से इंदौर के राजनीतिक गलियारों में इस बात नाम को लेकर चर्चा चल रही है। जो भैयू महाराज थे, उनकी जो पत्नी है आयुषी, अब आयुषी का नाम भी कहीं ना कहीं से इस रेस में जोड़ के देखा जा रहा है कि आयुषी पर भी पार्टी दाव लगा सकती है। लेकिन आज कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है, उन्होंने संकेत दे दिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शंकर लालवानी का टिकट कट चुका है और इस बार यहां से महिला जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट करते हुए सारी बात भी अपनी रखी। हालांकि मजाकिया अंदाज में उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन संकेत दे दिया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मिथिलेश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे इंदौर की सीट को लेकर। बढ़ते आगे, और एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर कई सियासी समीकरण बदल भी गए हैं। कल तक जो विरोध में थे आज वो पक्ष में खड़े हुए नजर आने वाले हैं। इस रिपोर्ट को जरा देखिए और समझिए। कहते हैं सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। एमपी की कई सीटों पर यह बात सही साबित होती है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कई सीटों पर कल तक विरोध करने वाले अब पक्ष में झंडा उठाकर चलते दिखेंगे। मसलन गुना से सिंधिया को बीजेपी का टिकट, केपी यादव सिंधिया के लिए करेंगे काम। राजगढ़ में रोडमल नागर बीजेपी प्रत्याशी, मोना सुस्तानी ने रोडमल के खिलाफ लड़ा था चुनाव। मोना सुस्तानी अब बीजेपी में शामिल। रीवा से जनार्दन मिश्र बीजेपी प्रत्याशी, सिद्धार्थ तिवारी जनार्दन मिश्र का करेंगे प्रचार। कांग्रेस नेता श्रीनिवास तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी के विधायक हैं। उधर नेताओं के पाला बदलने और भूमिका बदलने का बीजेपी ने बचाव किया। बीजेपी का कहना है कि नेता विचारधारा से जुड़ते हैं और पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका बदलती रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। कल कोई और भूमिका, आज कोई और भूमिका और कल फिर कोई नई भूमिका। तो ये तो कब, कहां, किस कार्यकर्ता को कौन सी भूमिका संगठन तय कर दे, तो ये बिल्कुल अलग बात है। और मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कार्यकर्ताओं की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। मूल रूप से वो कार्यकर्ता ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाता भी है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का कहना है कि कल तक जो खिलाफ खड़े थे, जब वो जनता के बीच उतरेंगे तो जनता इस बात को हजम कैसे करेगी। नुकसान होगा बीजेपी को, कार्यकर्ताओं ने देखना नहीं चाहता है। जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं का अधिकार मारे हैं, उनके हित को खत्म किया है, तो ऐसे लोग जो पहले बीजेपी के विरोध में वोट मांगते थे, आज बीजेपी के पक्ष में किस मुंह से जाके वोट मांगेंगे, ये बड़ा सवाल है। जनता इस मौका परिस्थिति को, इस सौदेबाजी को अच्छे से समझ रही है, अच्छे से पहचानती है। कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सरकार में बीजेपी के रहा हो और बीजेपी छोड़ के वो प्रचार कर रहा हो और बीजेपी की नाकामियों को सामने ला रहा है, समझ में आता है सरकार की। सियासत में नेताओं का पाला बदलने की कहानी नई नहीं बल्कि पुरानी है।
कई बार जनता को ये रास आता है तो कई बार नहीं भी। हालांकि पाला बदलने और भूमिका बदलने वाले नेता भी नफे और नुकसान का आकलन करते हैं। कुल मिलाकर इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर मुकाबला और कुछ तस्वीरें दिलचस्प होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है और खास बात यह है कि दिलीप सिंह जूदेव को छोड़कर बीजेपी ने मुंगेली से ही उम्मीदवार उतारा और जीत भी दर्ज की। 1991 के बाद से बीजेपी ने 7 बार जीत दर्ज की। बिलासपुर का क्या है सियासी समीकरण और कैसे बीजेपी का बन गया यहां पर दबदबा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल बिलासपुर की राजनीति का असर प्रदेश की सियासत पर भी पड़ता रहा है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो नए राज्य गठन के बाद इस सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। बिलासपुर लोकसभा सीट का 3 बार परिसीमन हुआ। शुरुआत में ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी। इसके बाद इसमें बदलाव करते हुए इसे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। साल 2009 में इसे एक बार फिर सामान्य कर दिया गया। साल 1996 से इस सीट पर बीजेपी का लगातार कब्जा है। साल 1996 से 2004 के बीच 4 बार लोकसभा चुनाव हुए। चारों बार बीजेपी के पुन्नूलाल मोहिले ने जीत का डंका बजाया। मोहल्ले के नाम लगातार चुनाव जीतने का कीर्तिमान भी है। मोहल्ले के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप सिंह जूदेव चुनाव लड़े। साल 2009 में जूदेव बिलासपुर से सांसद बने। 2019 में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो हार गईं। साल 2014 के चुनाव में बिलासपुर सीट एक बार फिर चर्चित हुई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन सर्वाधिक वोटों के अंतर से चुनाव हारने का कीर्तिमान करुणा के नाम रहा। 1,75,000 वोटों के अंतर से वो बीजेपी के लखनलाल साहू से चुनाव हार गईं। तब समूचे देश के साथ ही बिलासपुर लोकसभा सीट में भी पीएम नरेंद्र मोदी की लहर का जोर दिखाई दिया। 2019 में यहां से बीजेपी के अरुण साव ने जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तोखन साहू पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रक्रियाओं के तहत प्रत्याशी तय करते हैं। जब टीवी में देखते हैं आप ही लोगों के माध्यम से तो पता चल रहा है कि भाई हमें भी प्रत्याशी बनाया गया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम करते रहते हैं, जो जवाबदारी मिलती है बहुत ईमानदारी से करते हैं और इस बात की जानकारी तो आप ही लोगों के माध्यम से होता है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा सीट, वहीं मुंगेली जिले की 2 सीट शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में 8 में से 6 पर बीजेपी तो वहीं कोटा और मस्तूरी पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में जानकारों की माने तो बीजेपी का पलड़ा इस सीट पर भारी है। कांग्रेस के पास सच कहूँ तो अभी स्थिति ये है कि प्रत्याशी चयन को लेकर हचपच की स्थिति बनी हुई है। कौन बनेगा यहाँ पर, कौन सामने आ रहा है? तो जब आप खुद पत्रकार हैं, आप देखेंगे कि कोई भी प्रत्याशी पूरे मन से लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। हाँ, पार्टी जब कहेगी तो कोई ना कोई जरूर लड़ेगा, कुछ है। और उस समय भी यही जाति फैक्टर काम करेगी कि समथिंग बेटर देन नथिंग। तोखन साहू से मुकाबला करने के लिए एक मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जरूर उतारेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 11 सीटों पर कब्जे का लक्ष्य रखा है। ऐसे में कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारकर ये जता दिया है कि उसकी तैयारी कांग्रेस से कहीं बेहतर है। उमेश मौर्य, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को एक और झटका लगा है क्योंकि कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। प्रदेश कांग्रेस सचिव ममता सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है और लगातार बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर कार्यकर्ता नेता जा रहे हैं। फिर से कांग्रेस को झटका लगा और कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। प्रदेश कांग्रेस सचिव ममता सिंह भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है कई महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ।
तो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कैसे कांग्रेस को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। और देखिए इसमें कांग्रेस को एक और झटका जो है ये लगा है ममता सेंगर के रूप में। ममता सेंगर जो प्रदेश कांग्रेस की सचिव हैं वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये बीजेपी की ज्वाइनिंग टोली जो है उसी की भूमिका हर तरफ नजर आ रही है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा भी हैं और वो पूरे तन और मन से इस काम में लगे हुए हैं। और यहां देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर महिला कार्यकर्ता जो हैं उनको नेहा बग्गा जो पार्टी प्रवक्ता भी हैं वो बीजेपी में प्रवेश उनको करा रही हैं। और वक्त एक ब्रेक का हो